हेलो डियर ऑल, चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एक और वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो लखनऊ के होटेलियर मनीष वर्मा के बारे में, उनके जीवन के बारे में है। और जो कुछ भी हमने लखनऊ में उनके साथ बातचीत में समझा, हमें लगता है लखनऊ के होटेलियर मनीष वर्मा दलितों के दूसरे दशरथ मांझी हैं। आप दशरथ मांझी के बारे में जानते ही होंगे, जो बिहार से आते हैं और जिन्होंने पहाड़ तोड़कर अकेले एक रास्ता बनाया। उन्हें माउंटेन मैन भी कहते हैं। तो मनीष वर्मा का जो जीवन है वह दशरथ मांझी नंबर 2 के ही तरह है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से मात्र 50 रुपये अपने नौकर से उधार लेकर मनीष वर्मा घर से बाहर निकले थे और आज 150 करोड़ का उनका बिजनेस साम्राज्य है। वीडियो जो उनके जीवन पर है, उसके शुरू होने के पहले उनके फैमिली का मैं एक फैमिली एल्बम लगा रहा हूँ। फैमिली एल्बम के जो शुरू के 2 फोटो हैं, समझ लीजिए कितने सिंपल ढंग से मनीष वर्मा ने अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी। और फिर हम समझते हैं कि मनीष वर्मा जैसे हजारों लाखों दलित पैदा हों, मनीष वर्मा अकेले 3000 दलितों के एम्प्लॉयर हैं। और जब भी दलित एम्प्लॉयर्स देखता हूँ जिसमें हर जाति के लोग उनके एम्प्लॉई होते हैं, तो मुझे लगता है अब जाति भरभरा कर गिर रही है। आप इस एल्बम को देखिए, फिर उनका इंटरव्यू विल फॉलो। मनीष वर्मा साहब, आपका चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो डॉक्टर एमएल परिहार के कौड़ी से करोड़पति बनने की जो कहानी है आपकी डॉक्टर एमएल परिहार से आप कई कदम आगे बढ़ चुके हैं और कौड़ी से कई 100 करोड़पति हैं। अपनी पर्सनल कहानी ज़रा बताइए, किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ा। जब हम पहली बार आप पर रिसर्च कर रहे थे लखनऊ में, तो लोगों ने कहा अरे वो ऑफिसर के बेटे हैं, परिवार में कोई एक लोकसभा सदस्य रहा है,
सब बना बनाया मिल गया उनको। पर ये MP गौतम साहब ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। और फिर इन्होंने तो सरोज साहब बैठे हैं, पूरा नाम क्या है? देवमणि सरोज साहब ने बोला अरे नहीं नहीं वो सेल्फ मेड आदमी हैं। तो अपनी कहानी बताएं सब मनीष साहब। दरअसल हमारे घर में बिजनेस के बारे में हमारे खानदान में किसी ने कभी सोचा भी नहीं, ना कभी कोई बातचीत हुई थी। और उसी तरह की हम लोग परवरिश भी थी। मैं कॉल्विन तालुकदास कॉलेज से लखनऊ में इंटर किया। वाह, बहुत जहाँ पहले तालुकदास के बच्चे पढ़ते थे। उस वक्त एडमिशन भी बहुत टफ था, लेकिन अब क्योंकि फादर गवर्नमेंट जॉब में थे तो हो गया एडमिशन। तो वहाँ से मैंने इंटर किया। फिर उसके बाद मुझे ग्रेजुएशन के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भेजा गया। मैं वहाँ ग्रेजुएशन किया तो सब ठीक चल रहा था। तो ग्रेजुएशन लास्ट ईयर था, तभी मेरा सिलेक्शन हो गया BDS में। तो मैं लखनऊ BDS करने आ गया। तो BDS डेंटल बैचलर ऑफ डेंटल साइंस। तो डेंटल में मेरा फर्स्ट ईयर ही चल रहा था। तो हमारे साथ में एक क्लासमेट थी, तो उन्हीं की छोटी बहन जो थी वो कभी कभार मिलने आया करती थी, उससे हम लोगों से भी मुलाकात होती थी। तो वो कब तकरार, कब क्या चीज़ें, कब प्यार में बदल गई नहीं पता चला। तो कहीं ना कहीं फिर एक साल बाद ये हालात आ गए कि हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग शादी कर लें। तो लेकिन ये चैलेंज था कि ना मैं अपने पैरों पे खड़ा था, ना वो खड़ी थी। वो भी MA क्रिमिनोलॉजी से फर्स्ट ईयर था उनका। आपका MA इंग्लिश था? MA इंग्लिश में कर चुका था। तो मतलब उस वक्त ये कर रहा था BDS। उसके बाद मैंने फिर जब छोड़ा तब फिर मैंने MA इंग्लिश किया। तो फिर ये हुआ कि चुपचाप शादी करके, और बताते नहीं, जब अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे तब बता देंगे। जितनी सोच थी उस हिसाब से किया। तो हम लोगों ने क्या किया कि आर्य समाज में जाकर के, उसमें 22 साल के थे आप? हाँ। तो आर्य समाज में जाकर के 97 की बात है, तो मैं 75 मेरी बात है, 22 साल का था मैं। ये 20 साल की थी। तो हम लोगों ने क्या किया कि आर्य समाज में जाकर के चुपचाप शादी कर ली। तो आर्य समाज में शादी कर ली। हमने अपने घर में नहीं बताया, इन्होंने अपने घर में नहीं बताया। लेकिन अब इनको एक शौक चढ़ा था, इन्होंने बिछिया पहन ली पैर में और उसे बैंडेज लगा रखी थी। तो एक दिन वो बैंडेज हट गई, इनकी बहन ने देख लिया। उसके बाद तो घर में कोहराम मच गया। उसका बिछिया का मतलब क्या होता है? कुछ था शादी का, कुछ मतलब उसमें उतना मुझे भी नहीं पता, इंडिकेशन था। हाँ, कुछ इंडिकेशन था। तो उस पर तुरंत बवाल मचा। तो फिर इनके घर में जो है ये हुआ कि भाई इन्हें तो शादी कर ली, चुपचाप लग रहा है। फिर बवाल बढ़ा। फिर मेरे तक खबर आई कि भाई इनके घर में पता चल गया है। मैं अपने घर में तो कुछ बताया ही नहीं था। तो मेरी इनके घर वालों से थोड़ी टेलीफोनिक हॉट टॉक हो गई। तो मैंने कहा भाई जो है, तो इनके घर वालों ने क्या किया कि इनको रात के 10 बजे हजरतगंज चौराहे पे ला करके छोड़ दिया। बोले अब तुमने शादी कर ली तो तुम्हारा पति ले जाए तुमको, हमसे कोई मतलब नहीं। अब उस वक्त पेजर था मेरे पास, मोबिलिंक का पेजर था। इनका जो इन्होंने PCO से मुझे मैसेज किया। तो मैंने फिर कॉल बैक किया। मैंने क्या हुआ तो बताया मुझे तो निकाल दिया घर से, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, अब आके मुझे ले जाओ। मैंने मेरे घर में तो बताया भी नहीं, कहाँ ले जाऊँ मैं। फिर जो है मैंने अच्छा मुझे थोड़ा समय दो, मैं बात करता हूँ घर में। फिर मैंने तब तक घर में पापा वापस आ गए थे। तो मैंने फिर बोला, मम्मी पापा को ले गया ड्राइंग रूम में अकेले। मैंने मुझसे गलती हो गई है और मैंने शादी कर ली बिना बताया आप लोगों को। तो इतना सुनने के बाद सबसे पहले तो ढंग से कुटाई हुई हमारी। जितना मार सकते थे पिताजी ने मारा। कहा कि सब खिलवाड़ की चीज़ें तो है नहीं। फिर मैंने कहा भाई अब जो भी है, या जितना मारना मार लीजिए, वो लड़की मेरे वजह से खड़ी है चौराहे पर, तो मुझे तो कुछ करना होगा। बोले कुछ नहीं, ये सब ड्रामा होता है ना, वो सब बड़े घर का लड़का देख करके और सब तुमको जो है फंसा रहे हैं। अब मुझे उठा के कमरे में बंद कर दिया गया, लॉक एंड की में। अब बंद कर दिया। मैं और परेशान कि मैं कैसे इनसे संपर्क करूं। खैर किसी तरह घर के नौकर से मैंने कहा, उस वक्त कॉर्डलेस फ़ोन होता था,
तो मैंने उससे खिड़की से कॉर्डलेस फ़ोन मांगा, मैंने भाई दे दे। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने देखो मुझे तो बंद कर दिया है, अभी तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता यहाँ से, अब ये रात तुम गुजारो किस तरह, नेक्स्ट डे फिर हम कैसे भी करके तुम्हारे पास आते हैं। तो फिर ये अपनी सहेली के यहाँ एक चली गई, बोली अगर सुबह तुम धमकी देते हो गई कि अगर सुबह 9 बजे तक नहीं आए तो हम गोमती में कूद जाएंगे। नहीं ठीक है भाई, फिर हम देखते हैं। फिर सवेरे जो है 7 साढ़े 7 बजा, तो हमने पिताजी से कहा, हमने भाई दरवाज़ा खुलवा दिए, फ्रेश वगैरह होना ना आवा तुम। तो नौकर से कहे कि इसको खोलना और जैसे ही ये सब कर ले उसको वापस बंद कर देना। तो फिर मैंने नौकर से कहा, मैंने तेरे पास पैसे कितने हैं? उन्होंने कहा मेरे पास 50 रुपये हैं। मैंने कहा दे। मैंने उससे 50 रुपये लिया। मैंने कहा और अभी 15 मिनट तक तुम मत चिल्लाना, 15 मिनट बाद चिल्लाना भैया भाग गए, ठीक है। और मैं छत जो है ऊपर से कूद करके, क्योंकि घर की छतें लगी रहती थी, तो छत कूद करके मैं सीधे चौराहे पहुंचा। चौराहे पे मैंने रिक्शा किया और मैं इनकी सहेली के घर पहुंच गया। 20 रुपये रिक्शे वाले को दिए थे, 30 रुपये बचे थे मेरे पास। ये टोटल अमाउंट था मेरे पास। जब इनके पास पहुंचे, हमने कहा पता वही करना क्या, चलो साथ ही में घूमती कूदें, क्योंकि कुछ है तो है नहीं। तो फिर इनके पास 900 रुपये थे, और इनके घर वालों ने जब इनको निकाला था, तो जो सूट मैंने इनको कभी बर्थडे प्रेजेंट किया था वही सूट में, और एक टूटी चप्पल, उसके अलावा ना कोई गहना ना कुछ नहीं छोड़ा था, बिल्कुल वैसे निकाल दिया मैंने, ठीक है। फिर हम लोग जो है पहले तो लखनऊ में कोशिश किए उस दिन, क्योंकि सवेरे से लेके शाम तक कहीं मकान मिल जाए रहने को। हमने पहले तो एक छत मिले, फिर देखें, तब जहाँ भी जाए हर कोई हम लोग की हालत देखे, कहे बेटा पापा मम्मी से बात तो कराओ। तो पापा मम्मी से क्या बात कराएं? फिर ना हम लोग पास लगेज, ना कोई सामान, कुछ नहीं। फिर जब अंधेरा होने लगा तो वो डर लगने लगा कि अब तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। फिर हमारे दिमाग में एक बार याद आया कि ऐसा है कि हरिद्वार में किसी ने बताया था कि वहाँ धर्मशाला बहुत है और वो बहुत सस्ते मिल जाती हैं। तो हमने ऐसा करते हैं, धर्मशाला चलते हैं, वहाँ कोई कुछ पूछेगा नहीं। यहाँ तो जिस घर में जाओ आदमी कह रहा मम्मी पापा से बात कराओ, ये तुम लोग लगेज कहाँ है क्या है, सब कुछ समझ आ रहा था। भागे आपके फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे? फ्रेंड्स थे साथ में, लोकल में वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन वही था कि जहाँ ले जाओ वहाँ पे दिक्कत आ रही थी। तो फिर हमने फिर रात को कोई पैसेंजर ट्रेन चलती थी देहरादून के लिए, मेरे ख्याल से 10 बजे कुछ ऐसी थी, 10-11 बजे। फिर वो उसमें हम लोग टिकट लेके जनरल का घुस गए, उससे हम लोग हरिद्वार पहुंच गए। तो हरिद्वार जब पहुंचे तो फिर वहाँ पे हमने धर्मशाला में जाना ढूंढा, तो एक धर्मशाला मिल गई जिसमें 20 रुपये रोज का वो किराया लेते थे। तो फिर मैंने जो है हम लोगों ने वो धर्मशाला ले ली। अब उसके बाद चैलेंज ये था क्योंकि कुल मिला के हम लोगों के पास पैसे मुश्किल से जो है 700-750 रुपये बचे थे, तो काम तो कुछ ना कुछ करना था। तो फिर हमने काम ढूंढना चालू किया, तो वहाँ पे एक ठेकेदार मिला, तो उसने कहा भाई मुंशी की जगह हमारे पास है। तो 60 रुपये दिहाड़ी पे उससे फाइनल हुआ उसे कि हमारा सारा काम तुम्हें देखना होगा, पढ़े लिखे हो तो हिसाब किताब सब बनाना होगा, सब चीज़ें हैं। तो उसको फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मैडम वहीं रहती थी धर्मशाला पे ही। तो उस वक्त जो 60 रुपये डेली मिलता था, क्योंकि हम लोग पास कपड़े भी नहीं थे, जो कपड़ा पहने थे वही कपड़ा दे गया था। तो 60 रुपये में से 20 रुपये हम लोगों का चला जाता था उस पर धर्मशाला किराए पे। 20 रुपये में एक टाइम खाना खाते थे। उस वक्त थे भी बहुत, मतलब मैं 45 किलो था, ये 40 किलो की थी। सिर्फ एक टाइम खाना खाते थे? एक ही टाइम खा पाते थे, क्योंकि भूख का एहसास होता था? नहीं होता था, क्योंकि वजन भी बहुत ज़्यादा नहीं था, भूख भी बहुत नहीं लगती थी, और हम सुबह से निकल जाते थे काम पे। तो क्योंकि वो सवेरे से पहले सब लेबर वो लगाने पड़ते थे काम पर के आप लिए। कह रहे हैं कि पैसे नहीं थे इसीलिए खाते थे एक ही टाइम? हाँ, एक ही तो टाइम। कभी भूख का एहसास नहीं होता था? ना, बचपन से खाए थे, इतना ज़्यादा नहीं कभी किसी चीज़ की बहुत वो नहीं थी, लेकिन हाँ शरीर के लिए उस वक्त एक जिद थी कि अपने को प्रूफ करना है। क्या खाते थे आप? मेनली अंडे की भुजिया और रोटी या पूड़ी जो भी।
क्योंकि सबसे सस्ता वही पड़ता था। हाँ, तो वो खाते थे और 20 रुपए बचाते थे। तो 1 महीने बाद तो हम लोगों ने कपड़े खरीदे थे अपने। और फिर वो जो ठेकेदार था वो बदमाश था, उसने जो हमको धीरे धीरे करके, पहले तो उसने खाली उसी काम पे लगाया था कि नाली वाली कॉलोनी की बननी थी, फिर हर की पैड़ी की पेंटिंग थी तो उस पर भी उसने लगा दिया। फिर रात को उसकी खदान से जो है बालू उलू जाती थी, तो वो 3-4 बजे भोर में ट्रैक्टर जाते थे, तो फिर वो भी उसने मेरे ऊपर डाल दिया, ये भी जाओगे तुम करोगे। तब उस वक्त मरता क्या ना करता वाली हालत थी, एक सहारा मिला हुआ था, क्योंकि उस वक्त तो कोई भविष्य या कुछ नहीं दिख रहा था, बस ये था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, किसी तरह आज को जीना है, फिर कल देखते हैं क्या होगा। तो बहुत लंबा कुछ नहीं सोच पाया था, लेकिन आज जो कहानी लगती है हमने उस पल को जिया है, वो जो किताबों में लिखा जाता है। हाँ, एक एक पल जो है वो आज भी अगर याद आता है तो आंख भर आती है, क्योंकि बहुत टफ होता है लोगों की वो नजरें, क्योंकि एक लड़का लड़की उस जमाने में जब निकलता है बाहर तो कोई अच्छी निगाहों से नहीं देखता, कोई सपोर्ट नहीं था। एक बार मैं बीमार पड़ गया, शायद बीपी लो हो गया था, तो पैसा भी नहीं था इनके पास और न कोई सहारा था, तो ये खुद मुझे कंधे पे लाद करके रिक्शे पे बैठ करके हॉस्पिटल ले गए। आपकी वाइफ, कितना बड़ा त्याग है उनका। तो चीजें फिल्मों में तो बहुत आसानी दिखता है कि एक फावड़ा मारा और महल खड़ा हो गया, हरिद्वार से आगे, लेकिन हरिद्वार से आगे, क्योंकि आप भावुक हो रहे हैं, हरिद्वार से आगे, हरिद्वार में रहते हुए गलती हो गई इनसे कि एक बार थोड़ी ये भी भावुक हो, जब बीमार उमार पड़े थे बहुत ज़्यादा, तो उस वक्त तो बाई चांस कुछ नहीं निकला था, लेकिन फिर जो है इन्होंने एक बार अपनी मदर से बात कर ली फ़ोन से, तो उससे उन लोगों को ट्रैक हो गया कि ये लोग हरिद्वार में हैं। तो थोड़ा जो है लोग, हमें लगा कि हमको खोजते हुए लोग वहाँ तक पहुँचने लगे, तो हम फिर वहाँ से भागे। फिर वहाँ से भाग के हम लोग मेरठ में आए, तो हमारे एक अंकल थे, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले बेटा आप अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड कराइए, वरना आप लोगों को कभी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आर्य समाज की मान्यता नहीं है। तो फिर मेरठ कोर्ट में ही हमने रजिस्टर्ड कराई अपनी मैरिज, और वहाँ पे पहली बार इन्होंने अपने घर वालों के खिलाफ केस भी दर्ज कराया, क्योंकि कुछ लोग वहाँ हरिद्वार पहुँच गए थे, तो उन्होंने कहा कि हमें जान माल का खतरा है, लोग मार सकते हैं। फिर उसके बाद हम मेरठ हम 1-1.5 महीना ही रह पाए, क्योंकि कोई काम धाम नहीं था। फिर बरेली आ गए। फिर बरेली में हम लोग पेरेंटल मतलब पिताजी के दोस्त से जैन साहब, तो हम लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी वैसी दोस्ती चल रही थी, तो बच्चों के साथ हमारी दोस्ती थी, तो उनका दवा का कारोबार था, तो उसमें मैं थोड़ा सा उनके साथ में बस अपनी जीविका चलाने के लिए। इधर बीच में आपके अपने पेरेंट्स से कोई संपर्क नहीं? मेरा कोई संपर्क नहीं रहा। बरेली में मैंने एक बार ऐसी रोड पे चलते हुए टीवी में देखा कि सिस्टर का जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट हो गया है, तो थोड़ा सा मैंने एक पीसीओ से इनको बधाई के लिए फ़ोन कर दिया, तो वहीं से थोड़ा सा चेंज हुआ। फिर तुरंत ये हुआ कि अच्छा तुम आ जाओ घर वापस, तो लेकिन फिर घर वापसी की शर्तें रख दी गई कि तुम आओ, इलेक्शन जिताओ, उसके बाद अपनी वाइफ को लेके आना, उससे पहले नहीं। तो मैं इनको वहीं छोड़ करके फिर मैं आया, इलेक्शन लड़ाया, जिताया। इलेक्शन जीतने के बाद फिर जो है हुआ कि ठीक है, तो हम लोगों का एक पेट्रोल पंप है दीदी के नाम पर ही, जो सिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुई थी, तो मसौली में, बाराबंकी में। तो फिर हमको एक आ गया कि भाई देखो, अब हम दुनिया को नहीं बता सकते कि तुमने इस तरह से भाग की शादी करी है, तो तुम वहीं रहो, पेट्रोल पंप संभालो, वहीं अपना वाइफ के साथ रहो, उसको हम यहाँ एंट्री नहीं देंगे घर में। हमने कहा ठीक है। फिर हम वहीं रहे, हमने अपना वहीं घर भी है, तो वहीं रहे, पेट्रोल पंप संभाला, काम धाम किया। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि सिस्टर को ज़रूरत थी पॉलिटिक्स में भी, तो फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होते गए, थोड़ी समझौते होते गए।
फिर मैं उनके साथ राजनीति में लग गया। राजनीति में लगा, मेरी ऑफिशियल निजी सचिव बन गया था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लाभ होता है, तो आई कार्ड वगैरह मिलता, सैलरी भी मिलती थी। तो फिर मैंने उसके बाद अपना करीब 4-5 साल इनके साथ में काम किया, अब पैसा बचाया अपना, उसी से मैंने फिर ये ज़मीन खरीदी थी अपने बिजनेस के लिए। तो वहाँ से बिजनेस की नींव पड़ी थी। तो अभी परिवार में आना जाना होता है आपका? हाँ, अब तो सब नॉर्मल। आपके जो ससुराल के लोग हैं वो शायद क्षत्रिय समाज से हैं, अभी आपकी स्टेटस के बारे में उनको पता है? बहुत ढंग से पता, हो तो ढिंढोरा पीटते ही हैं। अच्छा, अब तो सबको बताते हैं कि वो मेरा दामाद है। हाँ। और घर वाले? सब कोई जब आप सफल हो जाते हैं तो हर कोई साथ में खड़ा है। तो जो भी इस कहानी को, मनीष साहब की कहानी को देख रहे हैं, मनीष साहब जैसे लाखों लाख दलित होने चाहिए जो समय के चक्र को अपने हाथों से पकड़कर उल्टा चला दे। और एक समय ऐसा था जब आप भागे भागे फिर रहे थे, न आपके परिवार वाले चिंतित थे न उनके परिवार वाले चिंतित थे। आज दोनों परिवार वाले आप पर गर्व करते हैं। दलित समाज को, बाकी किसी भी समाज के आदमी को, व्यक्ति को गर्व होगा आपकी इस कहानी से। और कभी यहाँ से देहरादून रात को जनरल कंपार्टमेंट में शादी के बाद आप हरिद्वार के लिए गए थे, और आज कम से कम हेलीकॉप्टर खरीदने की बात तो हो रही है। भले ही ये स्वप्न रहे, लेकिन बात तो हो रही है। और आज 3000 लोगों को आप सैलरी देते हैं हर महीने, और आपके पास लोग काम के लिए आज आते हैं। तो दलित समाज के लोग जो हैं, इतनी बात दिमाग में रख लें, जब आप सफल हो जाएंगे तो आपकी सारी चीज़ें पास्ट लोग भूल जाएंगे और आपको एडमायर करेंगे। पर सफल होने के लिए कितने कष्ट के दौर से गुजरना पड़ सकता है, उसकी जीती जागती जो मिसाल जो है मनीष वर्मा साहब हैं। ये स्टोरी कैसी लगी आपको? आप अपना इस पर कमेंट भेजिएगा और इस स्टोरी को फॉरवर्ड करिए, देखते रहिए, बताइए, लोगों को सपोर्ट करिए। और इसी के साथ हमारी जर्नी लखनऊ में अभी जारी रहेगी। और हम यहाँ जब भी आएंगे तो इतना आलीशान होटल, इसकी मीरा जी और नीरज फ़ोटो आप लोग खींच लीजिएगा लगाने के लिए। भले ही लीज पर हो, आप बता रहे हैं होटल इंडस्ट्री का कायदा ही है ना, सब लीज पर है। आप 6 फ्लोर लीज पर लिए हैं और 1 करोड़ के आसपास खर्चा आपका है हर महीने। तो इतना बड़ा जिगर और इतना बड़ा विजन दोनों होना चाहिए। आप आगे बढ़ते रहें, हेलीकॉप्टर का ड्रीम पूरा हो। जय भीम, जय भारत, जय मनीष वर्मा जी।